मेरी मासी बहुत सुंदर और जवान थी। उसकी उम्र करीब 35 साल रही होगी, लेकिन उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह 35 साल की है। मेरे माता पिता के निधन के बाद मैं अपनी मासी के घर रहने चला गया। उस समय मेरी उम्र 18 साल थी और मैंने हाल ही में 12वीं का एग्जाम दिया था। एक दिन रात में ऐसा हुआ यूं कि मासी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस दिन मेरे मौसा घर पर नहीं थे। तब मासी ने मुझसे कहा, मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है। ऐसा कहकर उसने मुझे अपने कमरे में सुला लिया। और नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम संदीप है और आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपको जरूर आनंद आएगा। यह कहानी मेरी मासी और मेरे बीच की है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे माता पिता के गुजरने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरे दादा दादी भी बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और अब कोई भी रिश्तेदार मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं था। उस समय मेरी उम्र 18 साल थी। जब मेरे माता पिता का अंतिम संस्कार हुआ, तब मेरे सारे रिश्तेदार मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मेरी मासी ने फैसला किया कि वह मुझे अपने घर ले जाएगी। उसने कहा, तू मेरी बहन की आखिरी निशानी है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन मेरे मौसा को यह पसंद नहीं आया। वह गुस्से में बोले, मैं इसका पालन पोषण नहीं कर सकता, इसे किसी अनाथालय भेज देना ही ठीक रहेगा। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब मेरा भविष्य मेरे हाथ में नहीं था, बल्कि दूसरों के फैसलों पर निर्भर था। मगर मासी ने हाथ जोड़कर मौसा से कहा, आप इसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? संदीप पहले ही बहुत दुख झेल चुका है। लेकिन मौसा तब भी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, सुजाता, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी सैलरी बहुत कम है, उसमें घर चलाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और अब मैं इसकी जिम्मेदारी कैसा ले सकता हूँ। तब मासी ने कहा, हम इसके घर को किराए पर लगा देंगे और भाई साहब की दुकान भी किराए पर दे देंगे। इससे संदीप की परवरिश में आपार कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तब मौसा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाकर हाँ कह दिया। लेकिन उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह अभी भी खुश नहीं थे। आखिरकार मैं मासी के साथ उनके घर आ गया। अब मासी मेरी बहुत देखभाल करने लगी, लेकिन वह मेरी देखभाल सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि उसकी जरूरतें पूरी हो सकें। ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे मासी का घर 4 कमरों का था। उसमें से एक कमरा मुझे दे दिया गया, जो बहुत छोटा था। उसमें सिर्फ एक सिंगल बेड और एक अलमारी थी। मेरा माता पिता का घर और दुकान मासी और मौसा ने किराए पर दे दिया था। उसी पैसे से उन्होंने मेरे लिए कपड़े खरीदे और स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। अब मैं ग्रेजुएशन की पहले सेमेस्टर में था, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। कॉलेज में भी मन नहीं लगता था। हर समय माँ पिताजी की याद आती थी। तब मैं अक्सर अकेला रहता और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा माँ पापा को याद करके रो रहा था। तभी मासी अंदर आई। उसने मुझे रोते हुए देखा और मुझे अपने पास खींच लिया। फिर मासी ने मुझे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, चिंता मत करो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तुम्हारा दुख भी कम हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने मेरे पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अचानक मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई और मैं डर गया। तब मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। अब क्या होगा? इस स्थिति से कैसे बाहर निकलूं? तभी मासी ने फिर से मेरी पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। तभी मैंने महसूस किया कि उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना था। उस समय मौसा घर पर नहीं थे। वैसे भी मौसा को आने में हमेशा देर हो जाती थी, लेकिन उस दिन मैंने हिम्मत करके मासी को खुद से दूर कर दिया। तब मैं मासी की आंखों में देखने से बचने की कोशिश किया, लेकिन तभी उसने मेरे हाथ पकड़ लिया। फिर वह मेरे हाथ पर लगी चोट को देखने लगी, क्योंकि 3 दिन पहले एक छोटा सा हादसा हुआ था, जिससे मेरे हाथ में हल्की चोट आई थी। मासी ने कहा, यह तो बहुत गहरी चोट है, मैं दवा लगा देती हूँ। मगर मासी के इस व्यवहार से मुझे अजीब लगने लगा था। मैंने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैं खुद दवा लगा लूंगा। उस दिन के बाद से मासी के व्यवहार में बड़ा बदलाव आने लगा। अब वह घर में छोटे और तंग कपड़े पहनकर घूमने लगी। सुबह के काम निपटाकर वह मेरे कमरे में आ जाती और सहारा देने के बहाने कभी मेरे कंधे, कभी मेरी पीठ, तो कभी मेरी कमर पर हाथ फेरने लगती। मैं हर बार उसका हाथ हटा देता,
लेकिन वह पीछे नहीं हटती थी। एक दिन उसकी हरकतों से मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने साफ कह दिया, मासी मेरी देखभाल करना बंद करो, मैं अब ठीक हूँ और जो कुछ हुआ उसे भूल चुका हूँ। अब मुझे पढ़ाई करनी है, प्लीज मेरे कमरे से बाहर जाओ। तब मेरी बात सुनकर मासी थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने अपना व्यवहार नहीं बदला। जाते जाते वह मुस्कुराकर बोली, संदीप आज रात तुम्हारे लिए चिकन बना रही हूँ, तुम्हें चिकन बहुत पसंद है ना? तब मैंने सीधे मना कर दिया और कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप मौसा की आर्थिक स्थिति देखते हुए खाना बनाओ। उन्होंने मुझे यहाँ रहने दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझसे इस तरह की फरमाइशें मत करो। तब मैं गुस्से में बोल रहा था, लेकिन मासी ने मुझे शांत करते हुए कहा, तू मेरे लिए बहुत खास है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हें चिकन पसंद है इसलिए बना रही हूँ। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। रात को जब मौसा घर आए और टेबल पर चिकन देखें तो गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने मासी से कहा, सुजाता मैंने तुमसे कहा था कि मेरी हालत के हिसाब से खाना बनाओ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी को भी कुछ भी बनाकर खिला सकूं। तब मौसा की ये बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तभी मैं प्लेट में चिकन लेने ही वाला था, लेकिन उनके शब्दों ने मेरी भूख खत्म कर दिया। तभी मासी ने देखा कि मैंने चिकन की प्लेट अलग सरका दिया, तो इस पर वह बोली, संदीप बेटा तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। फिर वह मौसा से बोली, ये चिकन तुम्हारे पैसों से नहीं बनी है, ये संदीप के घर और दुकान के किराए के पैसों से बनी है। यह सुनकर मौसा को और गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अगर अब तुम इस तरह हिसाब रखने लगी हो तो ठीक है, ये चिकन मेरे पैसों से नहीं बनी तो मैं इसे क्यों खाऊंगा? इतना कहकर वह गुस्से में उठकर चले गए। तभी मासी ने गुस्से में कहा, तुम इस तरह का तमाशा क्यों कर रहे हो? मैंने कब कहा कि तुम इसे मत खाओ? तब मौसा गुस्से में अपने कमरे में चले गए। इधर मैं भी बहुत परेशान हो गया, क्योंकि एक तरफ मौसा मुझसे हमेशा गुस्से में रहते थे और दूसरी तरफ मासी मेरे साथ अजीब हरकतें करने का मौका ढूंढती रहती थी। अगर मौसा को यह पता चल जाता कि हमारे बीच ऐसा कुछ हो रहा है तो वह मेरे और मासी के साथ क्या करेंगे? यह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। तब मैं ये सब सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। तभी मासी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, छोड़ो ना, उनका तो रोज का ही ड्रामा है, तुम बस बैठो, तुम्हारे लिए ही मैंने खासकर चिकन बनाई है। इतना कहकर उसने मेरे मुंह के पास एक कौर लाया और मेरी इच्छा न होते हुए भी मुझे उसे खाना पड़ा। फिर मैं खुद ही अपनी थाली में खाना लेने लगा। तभी मासी बोली, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। फिर वह एक कौर मुझे खिलाती और दूसरा खुद खा लेती। तब उसकी नजरें अजीब तरह से मुझ पर थीं। वह मेरी मासी थी, लेकिन उसकी हरकतें देखकर मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। तभी वह बोली, संदीप तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम सिर्फ 18 साल के हो, बल्कि तुम तो किसी फिल्म के हीरो जैसे लगते हो। दोस्तों मासी भी किसी हीरोइन से कम नहीं थी, लेकिन उसकी हरकतें बहुत अजीब थीं। शायद इसी वजह से वह मुझसे इतनी करीब आने की कोशिश कर रही थी। मासी की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था और शायद इसीलिए वह और मौसा हमेशा झगड़ते रहते थे। जब भी मौसा घर आते तो किसी न किसी बात पर दोनों में बहस हो जाती थी। एक दिन मैं नहाकर वॉशरूम से बाहर निकला और बाल पोंछते हुए अपने कमरे में चला गया। तभी मासी मेरे कमरे में आई और बोली, संदीप नाश्ते में क्या खाओगे? तब मैंने जवाब दिया, मासी जो रोज बनता है वही खा लूंगा। इतना कहकर मैं फिर से तौलिए से अपने गीले बाल पोंछने लगा। तब जल्दी में होने के कारण मैंने तौलिया टेबल पर ही रखा और स्कूल के लिए तैयार होने लगा। तभी मासी मेरे पास आई और बोली, तुम्हें तो अपनी देखभाल करनी भी नहीं आती। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर बैठा दिया और खुद तौलिया लेकर मेरे बाल पोंछने लगी। तब मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं अब छोटा बच्चा नहीं था कि मासी मेरे सारे काम करे। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश किया, लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुला और मौसा सीधे कमरे में आ गए। मौसा यह सब देखकर गुस्से में लाल हो गए। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें सिर्फ इसकी ही चिंता है? बाहर आओ और मुझे नाश्ता दो, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर मौसा गुस्से में कमरे से बाहर चले गए। तब मैंने तुरंत मासी से कहा, मैं खुद अपना सिर पोंछ सकता हूँ, आप जाइए और मौसा को नाश्ता दीजिए। फिर मैंने मासी के हाथ से तौलिया झटके से लिया और बेड पर फेंक दिया।
फिर जल्दी से अपने बाल ठीक किया, स्कूल बैग उठाया और बिना नाश्ता किए घर से निकलने लगा। जैसे ही मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, मौसा की तेज आवाज सुनाई दी। तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? संदीप अब छोटा बच्चा नहीं रहा, वह जवान लड़का है और तू बेधड़क उसके कमरे में घुसी चली आती है। मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तब मौसा की इन बातों ने मेरे कदम वहीं रोक दिए। एक पल के लिए तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। फिर मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। फिर सोचने लगा कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मौसा की बातें मुझे बहुत अजीब लग रही थीं। मैं फिर सोचने लगा कि शायद मौसा गुस्से में यह सब बोल रहे हैं। उस दिन मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। शाम को जब मैं घर लौटा तो मैंने शांति से बैठकर सोचा और फैसला किया कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होकर इस घर से निकल जाना चाहिए। लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ उसने मेरे होश ही उड़ा दिए। रोज रात को मासी मुझे दूध और बादाम देती थी और कहती थी, इसे खाकर सो जाओ, इससे तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। तब मैं रोज दूध और बादाम खा लेता था, लेकिन जैसे ही मैं दूध पीता मुझे इतनी गहरी नींद आ जाती कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे होश ही नहीं रहता। सुबह उठने के बाद मुझे बहुत अजीब लगता था, जैसे मैंने कोई भारी काम किया हो। मेरा शरीर बहुत थका हुआ महसूस होता था, लेकिन मैं इसे नज़रअंदाज कर देता था। एक दिन मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी मासी दूध लेकर आई और बोली, संदीप बेटा, लो दूध पी लो। तब मैंने दूध पीने से मना कर दिया। इस पर मासी नाराज हो गई और बोली, ऐसा मत सोचो कि ये दूध तुम्हारे मौसा के पैसों से आया है, ये तुम्हारे पापा के घर और दुकान के किराए से आया है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारी सेहत अच्छी रहे। तब मैंने फिर से कहा, नहीं मासी, मैं आज से दूध नहीं पीऊंगा। सच तो यह था कि मौसा की आर्थिक हालत देखकर मुझे दूध लेने का मन ही नहीं करता था, लेकिन असली वजह कुछ और थी। अब धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा था कि दूध पीने के बाद मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आती थी। अब मासी मेरे बहुत करीब आ गई। उसने हल्के कपड़े पहने थे। फिर उसने मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, संदीप, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरे मन में सवाल आ रहा था कि मासी मेरे इतने करीब क्यों आ रही है, आखिर वह मुझसे क्या चाहती है। फिर उसने दूध का गिलास उठाया और जबरदस्ती मेरे मुंह से लगा दिया। तब मेरी इच्छा न होते हुए भी मुझे दूध पीना पड़ा, लेकिन मासी का ऐसा करने के पीछे कोई और ही वजह थी जो मुझे धीरे धीरे समझ आ रही थी। दूध पीने के बाद तुरंत ही मासी कमरे से बाहर चली गई। तब मेरी परीक्षा नजदीक थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज रात देर तक जाकर पढ़ाई करूंगा। लेकिन दूध पीने के बाद अचानक मेरा सिर भारी हो गया और मुझे बहुत गहरी नींद आने लगी। तब मैं खुद को जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे झपकी आने लगी और फिर मैं गहरी नींद में चला गया। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है। तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल रही थीं। मैं पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मेरा शरीर जैसे सुन्न हो गया था। तब मुझे किसी की आवाज़ भी सुनाई दी, जो या तो किसी बिल्ली की थी या किसी औरत की। मैं कुछ समझ नहीं पाया। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरा शरीर बहुत थका हुआ महसूस हो रहा था। फिर मैंने बेड पर बैठकर देखा तो कमरे में मेरी किताबें बिखरी पड़ी थीं। तभी मुझे याद आया कि मैं पढ़ते पढ़ते ही सो गया था, लेकिन सुबह मेरी सारी किताबें टेबल पर सही तरीके से रखी हुई थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरी चादर दूसरी तरफ पूरी अस्त व्यस्त पड़ी थी, जैसे कोई मेरे साथ वहां सोया था। यह सब देखकर मेरे सिर में चक्कर आने लगे। फिर मैंने अपना सिर पकड़ लिया और वॉशरूम में जाकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। फिर मैं वापस कमरे में आया तो देखा कि मेरे बेड पर किसी का एक झुमका पड़ा था। तब मैं सोचने लगा कि रात भर मेरे कमरे में कौन था और ये झुमका किसका है। फिर मैंने झुमका उठाया और सोचते हुए वहीं बैठ गया। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और मासी अंदर आई। तब वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसके बाल भी गीले थे, जैसे उसने अभी अभी नहाया हो। तब मैंने जल्दी से झुमका अपनी मुट्ठी में दबा लिया। फिर मैंने पूछा, मासी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? इस पर वह बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हारी चादर ठीक करने आई थी। तब मैंने कहा, नहीं मासी, मैं खुद कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन उसने जिद की, नहीं, मैं ही करूँगी। तब मैं थोड़ा शांत रहा। फिर उससे कहा, मासी,
कल रात मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था। मेरी किताबें बिखरी पड़ी थीं, लेकिन सुबह सब कुछ सही जगह पर रखा था। यह सुनकर मासी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ देर चुप रही, फिर हंसते हुए बोली, हाँ, मैं रात में तुम्हारे कमरे में आई थी और तुम्हारी किताबें टेबल पर रख दी थीं। तब मैंने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे थे। तभी मेरी नज़र मासी के कानों पर गई। तब उसके एक कान में झुमका था, लेकिन दूसरे में नहीं। इस पर मैंने पूछा, मासी, तुम्हारा दूसरा झुमका कहाँ है? तब उसने तुरंत अपना कान छुआ और घबरा गई। फिर बोली, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गया होगा। यहाँ कौन चोरी करने आएगा? तब मैंने अपना मुट्ठी खोला और उसके सामने झुमका रख दिया। इस पर वह कुछ नहीं बोली, बस मेरी ओर देखती रही। फिर उसने मेरे गाल को हल्के से छुआ और कमरे से बाहर चली गई। अब मुझे मासी पर शक होने लगा था। मैंने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सका। धीरे धीरे मासी की तबीयत खराब होती गई। उसे कुछ भी हजम नहीं हो रहा था और अब वह घर के काम भी नहीं कर पा रही थी। मौसा उसकी हालत देखकर बहुत परेशान थे। आखिरकार माउस उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर मौसा के होश ही उड़ गए। फिर मौसा मासी को घर लेकर आए और उस पर बहुत गुस्सा करने लगे। तब मैंने पहली बार मौसा को इतना गुस्से में देखा था। तभी मौसा चिल्लाकर बोले, तूने यह पाप कब किया? तेरे पेट में किसका बच्चा है? तूने मेरे साथ धोखा किया। तब मैं यह सब सुनकर चौंक गया। वैसे मासी पहले से ही बीमार थी और मौसा उस पर गुस्सा कर रहे थे। इसलिए मैंने उनसे कहा, मौसा, आपको दिख नहीं रहा कि मासी बीमार है और आप उस पर चिल्ला रहे हैं? तब मेरी बात सुनते ही मौसा ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और गुस्से से बोले, यह सब तेरी ही वजह से हुआ है। तुझे अपनी मासी के साथ ऐसा करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने हिम्मत करके मौसा से कहा, आप क्या कह रहे हैं? मासी आपकी पत्नी है, वह गर्भवती है, तो आपको खुश होना चाहिए। आप तो इतने सालों से बच्चे की इच्छा कर रहे थे। अब जब आप पिता बनने वाले हैं तो फिर आपको खुशी क्यों नहीं हो रही और मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? मासी मेरे लिए माँ जैसी है, मैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी मौसा गुस्से से बोले, नालायक, मैं बाप नहीं बन सकता, मेरे पास वो क्षमता नहीं है। यह सुनकर मैं सुन्न रह गया। तब मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर बम फोड़ दिया हो। तब मैंने फिर से कुछ बोलने की कोशिश किया, लेकिन तुरंत मौसा ने फिर से मुझे एक थप्पड़ मार दिया। उधर मासी अब भी कुछ नहीं बोल रही थी। फिर मौसा ने हम दोनों को अपने घर से निकाल दिया और गुस्से में कहा, अब तुम दोनों जहां चाहो जाओ, लेकिन दोबारा कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। तब मासी बहुत रो रही थी। उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी और अब यह सब देखकर वह और ज्यादा कमजोर पड़ने लगी। तब यह वक्त ऐसा नहीं था कि मैं उससे कुछ पूछूं, इसलिए मैं उसे अपने घर ले गया। वहां मैंने किराने की दुकान के मालिक से कहा कि वह तुरंत घर खाली कर दे और फिर मैं और मासी अकेले उस घर में रहने लगे। फिर एक दिन मैंने मासी से कहा, तुम हर रात मुझे दूध देती थी, शायद उसमें कोई दवा मिलाकर, और उसी का फायदा उठाकर तुमने मेरे साथ यह सब किया। अब यह बच्चा तुम्हें अकेले पालना होगा, मैं इसे अपना नाम नहीं दूंगा। उस वक्त मासी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोती रही। अगले दिन मासी ने मुझसे कहा, संदीप, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया और मेरे पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारे मौसा का ही है। यह सुनकर मैं चौंक गया। फिर मासी ने आगे बताया, तुम्हारे मौसा को लगता था कि वह कभी पिता नहीं बन सकते, लेकिन अगर सही इलाज किया जाता तो उन्हें संतान हो सकती थी। मुझे यह बात पहले से पता थी, इसलिए मैं उन्हें बिना बताए दवा देती रही। दवा खाने के बाद उनके पिता बनने की संभावना बढ़ गई थी, लेकिन अगर मैं उन्हें सच बताती तो वह मुझ पर कभी विश्वास नहीं करते। और तुम्हें जो दूध देती थी उसमें सिर्फ नींद की दवा होती थी, ताकि जब मैं तुम्हारे मौसा से मिलूं तो तुम कुछ महसूस ना करो और चुपचाप सो जाओ। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। तब मासी मुझे यह सब बताते हुए बहुत रोने लगी। फिर मुझे उस पर विश्वास हो गया। फिर समय बीतता गया। फिर मासी ने एक प्यारा सा बेटे को जन्म दिया। फिर उसने मौसा को एक संदेश भेजा, यह बच्चा तुम्हारा ही है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो डीएनए टेस्ट करा सकते हो। अगर यह बच्चा तुम्हारा नहीं निकला तो मुझे तलाक दे देना, लेकिन अगर यह तुम्हारा निकला तो मुझे अपना लेना। फिर अगले दिन हम मौसा के पास गए और टेस्ट करवाया। फिर जो रिपोर्ट आई
उसे देखकर मौसा अपना सर पकड़ के बैठ गए, क्योंकि उस रिपोर्ट से यह साबित हो गया था कि वह बच्चा मौसा की ही थी। तब मौसा को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने मासी से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो सुजाता, मैंने तुम दोनों पर शक करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। पिछले 9 महीनों में तुमने बहुत तकलीफें सही हैं, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बेटा अब तुम यहीं रहो और अपनी पढ़ाई पूरी करो। लेकिन तब मैंने एक फैसला कर लिया था। मैंने कहा, मौसा मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता, मैं अपना घर और दुकान अच्छे से संभाल सकता हूँ। तब मौसा ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने कभी तुमसे प्यार से पेश नहीं आया, हमेशा तुम पर गुस्सा करता था, लेकिन फिर भी तुमने अपनी मासी का इतना ख्याल रखा। तब मैंने बस हल्की सी मुस्कान दिया और वहाँ से चला गया। फिर मैंने अपने घर और दुकान को अच्छे से संभालना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम माधुरी है। मेरी उम्र 40 साल है। हमारा साड़ियों का व्यापार है और हमारा खुद का साड़ी का दुकान है। मेरे पति का बहुत पहले निधन हो चुका है। मेरी एक बेटी और एक बेटा है जो अमेरिका में रहते हैं, इसलिए मैं अकेली रहती हूँ। वैसे मैं पूरी तरह से अकेली नहीं हूँ। हमारा एक कुत्ता है जो बिल्कुल सफ़ेद है, उसका नाम शेरू है। हमारे यहाँ पहले से ही कुत्ते और बिल्लियाँ पालने का शौक़ रहा है, जो मेरी बच्चों को बहुत पसंद था। यह शेरू को भी मेरी बेटी ने ही ला कर दिया था। मेरी बेटी और बेटा दोनों मुझसे समय समय पर मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए बात करते रहते हैं, ताकि मुझे सहारा मिल सके। बाकी सब कुछ अच्छा है मेरे साथ। खैर, अब मैं और शेरू साथ रहते हैं। मेरा फ्लैट अच्छा है और गली के कोने में स्थित है। मैं दूसरे माले पर रहती हूँ। पीछे की तरफ थोड़ा सा खेत भी है। अब थोड़ा और बताती हूँ। मेरी उम्र 40 साल है और मेरी ऊंचाई भी ठीक ठाक है। मैं अक्सर साड़ी पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ड्रेस या सलवार कुर्ता भी पहन लेती हूँ। जब भी मैं बाहर जाती हूँ लोग मुझे देखते हैं। मेरी कुछ सहेलियाँ भी कहती हैं कि माधुरी, इस उम्र में भी तुम कितनी आकर्षक लगती हो। खैर, अब कुछ नया बताती हूँ। मेरे कुत्ते शेरू को मुझसे बहुत लगाव है। जहाँ भी मैं जाती हूँ वह मेरे साथ होता है। यहाँ तक कि साड़ी की दुकान पर भी वह मेरे साथ ही रहता है। जैसे कह सकते हैं, जहाँ मैं होती हूँ वहीं शेरू भी होता है। एक बार मैं बालकनी में शाम 4 बजे चाय पी रही थी। शेरू भी मेरे साथ ही था। नीचे सामने एक खेत था। मैंने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। ध्यान से देखा तो एक कुत्ता और एक कुतिया खेल रहे थे। कुत्ता कुतिया के साथ इधर उधर घूम रहा था। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। फिर कुत्ता कुतिया के करीब आया। शेरू भी ध्यान से देख रहा था। वह कभी मेरी ओर देखता तो कभी उस कुत्ते और कुतिया की ओर। उसकी नज़रों में कुछ जिज्ञासा थी। फिर मैं घर के कामों में लग गई। थोड़ी देर में मेरी बेटी का फ़ोन आया। मेरी बेटी की वजह से मैंने इंटरनेट चलाना काफ़ी हद तक सीख लिया है। कभी कभी मैं कुत्तों की देखभाल कैसे करें यह भी देखती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मैं इंटरनेट पर देख रही थी कि कुत्तों की देखभाल कैसे करें। अचानक एक पेज खुला जिसमें एक कुत्ता औरत के साथ घूम रहा था। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मुझे इसकी आदत हो गई और आते जाते कुत्ता और औरत का यह दृश्य देखती रहती थी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। आज रविवार था। मैं साड़ी की दुकान से जल्दी घर आ गई थी। कुछ लड़कियां दुकान संभाल लेती हैं, इसलिए मुझे चिंता नहीं थी। आज मैंने जल्दी छुट्टी ली। मैं ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ। मैं फिर से बालकनी में शाम 4 बजे ही चाय पी रही थी और शेरू भी मेरे साथ था। नीचे फिर से खेत था और मैंने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। ध्यान से देखा तो वही दृश्य फिर से था। एक कुत्ता और कुतिया खेल रहे थे। शेरू भी ध्यान से देख रहा था। वह कभी मेरी ओर देखता तो कभी उन कुत्तों की ओर। मैंने उससे कहा, शेरू क्या देख रहे हो? अरे वे खेल रहे हैं। शेरू ने अपने मासूम चेहरे के साथ मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उसे सहलाया। मैंने सोचा अब घर के काम कर लूँ। फिर बर्तन धोने के लिए मैं बाथरूम में गई।
शेरू भी मेरे पीछे पीछे आ गया और सामने बैठ गया। बर्तन धोते धोते मेरी साड़ी और मैं भीगी जा रही थी। तभी मेरे सामने फिर से वही कुत्ता और कुतिया दिखने लगे। वो दृश्य बार बार मेरे सामने आ रहे थे और बाईं ओर कुत्ते का चित्र भी मेरी आंखों के सामने तैरने लगा था। दिन के समय भी मुझे जैसे स्वप्न दिखने लगे थे। अब तो मेरे मन में भी ख्याल आया, क्यों ना मैं भी बाहर अकेले घूमने जाऊं जैसे वो दोनों घूमते हैं। इसमें क्या हर्ज है, एक बार करके तो देखूं। लेकिन एक डर था, अगर शेरू बाहर निकला और कहीं फंस गया तो क्या होगा। फिर भी अब मुझे शांत बैठना मुश्किल हो रहा था। पावसाल का मौसम था, घर में काफ़ी अंधेरा हो गया था। बाहर का गेट और खिड़कियां बंद थीं और अब घर में अचानक किसी के आने का भी सवाल नहीं था। मैंने धुले हुए बर्तन बाथरूम से बाहर लाकर रखी। उसके बाद एक बार फिर मेरी नज़र शेरू पर गई और फिर बालकनी की ओर। पता नहीं क्यों मेरे पैर एक बार फिर बालकनी की तरफ बढ़ गए। मैं बालकनी में गई और पीछे पीछे शेरू भी आ गया, लेकिन फिर से मैं अंदर आ गई। मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही थी। मैंने एक कप चाय बनाई और बालकनी में जाकर बैठ गई, ये सोचते हुए कि आज फिर से वही कुत्ता कुतिया दिखेंगे या नहीं। लेकिन आज वह नहीं दिखे। शेरू भी वहीं मेरे साथ था। अब घड़ी में देखा तो 5:10 हो चुके थे। मैं वापस अंदर आई, बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और चाय का कप रसोई में रख दिया। फिर अचानक मेरे कदम दोबारा बाथरूम की ओर बढ़ गए। शेरू भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं बाथरूम में गई, थोड़ी देर पाटी पर बैठी रही। बाथरूम के बाहर शेरू बैठा मुझे देख रहा था। मैं भी थोड़ी देर वहीं बैठी रही। फिर शेरू मेरे पास आया और हम दोनों थोड़ी देर खेलने लगे। मैं भी उसका साथ दे रही थी। हम दोनों पूरी तरह से मस्ती कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं हॉल में कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गई। फिर अचानक उठकर चाय बनाने चली गई। अब रात के 8 बज चुके थे। मैंने चाय का कप लेकर सोफे पर बैठ गई और मेरे मन में विचार आने लगे। आज मैंने सच में एक कुत्ते के साथ खेला। क्या यह सही था या गलत? लेकिन इसमें गलत क्या है? जो खुशी मैंने आज महसूस की वह पहले कभी नहीं की थी। मैं सोफे पर बैठी चाय के घूंट ले रही थी, लेकिन मेरे विचार चलते जा रहे थे। हर किसी को खुशी चाहिए होती है, मुझे भी और शेरू को भी। आज उसे भी एक हड्डी मिली और वह भी एक औरत की। ये सब सोचते हुए जब घड़ी में देखा तो रात के 10:20 हो चुके थे। मुझे याद आया कि मैंने खेलना शाम 5 बजे शुरू किया था और अब करीब 5 घंटा बीत चुका था। आज जो खुशी मैंने महसूस की वह पहले कभी नहीं की थी। पता नहीं क्यों आज मुझे खाना बनाने का मन नहीं था, तो मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया। मुझे पता था कि हमेशा की तरह मेरी बेटी या बेटा मुझे वीडियो कॉल करेंगे, तभी मेरा खाना भी आ चुका था। मैं एक तरफ अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करने लगी थी और साथ ही खाना भी खा रही थी। शेरू भी मेरे पास बैठा अपना खाना खा रहा था। ठीक रात के 11:20 पर मेरे बेटे का वीडियो कॉल आया। हम करीब आधे घंटे तक बात करते रहे। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने घर के सारे काम खत्म किए और सोचा कि थोड़ा इंटरनेट देख लूं। मैंने फिर से वही औरत और कुत्ते के चित्र देखने शुरू किए। 5-6 वीडियो देखकर मैंने घर की सारी लाइट बंद कर दी और फिर शेरू को आवाज़ लगाई। तब शेरू तुरंत उठकर मेरे बेडरूम में आ गया। फिर मैंने उसे बेड पर चढ़ने को कहा। शेरू उछलकर बेड पर आ गया और हम थोड़ी देर और खेले। फिर हम सो गए। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी साथी की कमी महसूस नहीं होती थी और मैं खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी थी। अब जब भी समय मिलता है मैं अपनी बेटी और बेटे को घर बुला लेती हूँ। वे आते हैं, कुछ दिन रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। घर में अब मैं और शेरू ही हमेशा रहते हैं, इसलिए हम मिलकर अपना अकेलापन दूर करते हुए खुशी खुशी रहते हैं। समय बीतता गया और मेरे और शेरू के बीच का बंधन और मजबूत होता गया। दिन भर वह मेरे साथ रहता था और जब भी मैं अकेलापन महसूस करती वह मुझे अपनी मासूम आंखों से देखता, जैसे वह जानता हो कि मुझे उसकी कितनी ज़रूरत है। अब वह मेरा सबसे करीबी साथी बन गया था। पहले जहाँ मैं अपने जीवन में अकेलापन महसूस करती थी, अब मुझे हर पल एक नया साथी मिल चुका था जिसके साथ मैं अपना समय बिता सकती थी। एक दिन मैं फिर से बालकनी में चाय पी रही थी
मौसम कुछ ठंडा था और हवा भी हल्की हल्की चल रही थी। शेरू भी मेरे पास बैठा था और वह फिर से नीचे खेत की तरफ देख रहा था। शायद उसकी नज़रें उसी कुत्ते और कुतिया को ढूंढ रही थीं। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। मैंने उससे कहा, क्या शेरू फिर वहीं देख रहे हो? वह मेरी बात समझते हुए जैसे हल्का सा भौंका और मेरे पास आकर बैठ गया। उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरा जीवन अब पहले जैसा नहीं था। अब मैं अपने अकेलेपन से नहीं डरती थी। शेरू के साथ बिताए हुए हर पल ने मुझे यह सिखाया था कि खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे साथियों में, हमारे छोटे छोटे पलों में होती है। कुछ दिनों के बाद मेरे बच्चे भारत वापस आ गए। घर में फिर से रौनक आ गई। उनकी हंसी और शेरू की कूदफान से घर भर गया था। लेकिन इस बार मैं उनके जाने से दुखी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। शेरू मेरे साथ था और उसने मुझे हर उस खालीपन से भर दिया था जो पहले मुझे परेशान करता था। एक रात जब मैं शेरू के साथ खेलकर बिस्तर पर सोने जा रही थी, मैंने उसे प्यार से देखा। वह भी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस रात मैंने महसूस किया कि जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आएं, अगर हमारे पास एक सच्चा साथी हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। अब हर दिन मैं और शेरू साथ में चलते हैं, चाहे वह खेत हो, बालकनी हो या फिर घर का कोई और कोना। वह मेरे हर पल का हिस्सा बन गया था और मैंने यह मान लिया था कि अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मेरा और शेरू का साथ कभी ख़त्म होने वाला नहीं था। वह मेरा साथी था और मैं उसकी। इस तरह मेरा अकेलापन अब बीते समय की बात हो गई थी और अब मैं हर दिन नए अनुभव और नई खुशी के साथ जी रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।